इस वीडियो में आइए जानते हैं रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहते हैं, इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, कहाँ से हमें रिसर्च प्रॉब्लम मिलती है और एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक रिसर्च प्रॉब्लम किसी ऐसी विशिष्ट समस्या, कोई ऐसा मुद्दा, कोई कठिनाई, कोई विरोधाभास या किसी प्रकार का ज्ञान में एक गैप होना, एक कमी को कहते हैं, जिसे हम अपने रिसर्च में, अपने शोध के माध्यम से उसे दूर करना चाहते हैं या उसके बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम एक वाक्य है, एक स्टेटमेंट है किसी ऐसी चीज के बारे में जो आपके फील्ड में किसी जानकारी का अभाव हो कहीं पर, या कुछ विरोधाभासी जानकारियां हो। जैसे पहले के शोधों में कुछ लोगों ने कुछ एक तरह की बात कही हो किसी चीज के विषय में, पर दूसरे कुछ लोगों ने कुछ और तरह के परिणाम पाए हो। यानी कुछ विरोधाभास है, तस्वीर साफ नहीं है, पिक्चर क्लियर नहीं है कि क्या मुद्दा है या उसके बारे में जो जानकारी है वो सटीक तौर पे क्या है, क्योंकि दोनों तरह के रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं शोधों में, दो तीन तरह के जवाब आ रहे हैं सामने। तो उससे समझ में नहीं आ पाता है कि कौन सा जवाब सही है। ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आई हो जिसको दूर करने के लिए, उसका जवाब ढूंढने के लिए कोई नया रिसर्च किया जाए, तो उस मुद्दे को हम रिसर्च प्रॉब्लम कहेंगे, यानी शोध समस्या। अब ये मुद्दा जो है, ये समस्या, ये कठिनाई, ये विरोधाभास जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये थ्योरेटिकल भी हो सकता है, यानी सैद्धांतिक तौर पे हो, या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई प्रायोगिक समस्या, कोई इस तरह के प्रैक्टिकल इशू भी हो सकता है जिसको दूर करने के लिए आप अपना रिसर्च करते हैं। तो अगर एक रिसर्च प्रॉब्लम की हम बात करें, मान लीजिए साइकोलॉजी के फील्ड में ही बात कर रहे हैं या किसी भी और फील्ड की बात अगर करें, तो रिसर्च प्रॉब्लम आमतौर पे तीन तरह से देखी जा सकती है। पहला, कि जो भी कई सारे शोध अनुसंधान सब हुए हैं आपके फील्ड में, उसमें जो रिजल्ट्स सामने आए, जो परिणाम आए शोधों से, उसमें कहीं साफ अभाव, कुछ कमी, कुछ गैप दिखाई दे रहा है। यानी उस मुद्दे का कोई एक पहलू है जिसके बारे में पूरी सही जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, कोई एक हिस्सा है जो पहले के शोधकर्ताओं द्वारा अछूता रह गया है, उन्होंने उस हिस्से पर प्रकाश नहीं डाला है, उस पर ध्यान नहीं दिया है। ऐसी कोई चीज हो सकती है जो एक शोध समस्या का काम कर सकती है। इसी तरह से मान लीजिए पहले बहुत सारे शोध हुए हैं उस मुद्दे पर, लेकिन जो भी शोधकर्ता रहे हैं, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स रहे हैं, वो एक दूसरे से सहमत नहीं है। सब तरह के लोग अलग अलग तरह के परिणाम पा रहे हैं और सबका अपना ही अपना एक नजरिया है उस मुद्दे को लेकर कि ये चीजें इस तरह होती हैं। दूसरा कोई कह रहा है नहीं, हमने तो अपने शोध में ऐसा ऐसा पाया, ऐसे नहीं, ये इस तरह से होती है। तीसरे ने कुछ और बोला। तो कुछ डिसएग्रीमेंट है, लोग सहमत नहीं हैं किसी एक निश्चित चीज के बारे में, किसी जानकारी को लेकर। तो वहां पर भी एक शोध समस्या एग्जिस्ट करती है कि ये समस्या है, ये प्रश्न का विषय है कि क्यों कोई एक सहमति नहीं बन पा रही है शोधकर्ताओं की किसी मुद्दे के बारे में जानकारी को लेकर। तो वहां से भी एक हमारी शोध समस्या निकल सकती है। इसी तरह से तीसरा तरीका क्या है कि किसी फील्ड में कुछ जानकारियां हैं किसी मुद्दे के बारे में, लेकिन वो जानकारियां जो है, वो फैक्ट्स जो है, जो तथ्य है, वो एक्सप्लेन्ड नहीं है। उसके पीछे का कारण नहीं पता, वो चीजें कैसे हो रही हैं ये ना पता हो, कैसे उसमें कोई परिवर्तन होता है इसकी जानकारी ना हो, कहाँ से ये विषय जो है वो आ रहा है उसकी जानकारी ना हो। मतलब कुछ तथ्य हैं, आपको तथ्य की जानकारी है, लेकिन उसके पीछे की जानकारी नहीं है कि वो कैसे आया, किन चीजों से प्रभावित होता है, असल में है क्या। कई चीजें उसके बारे में अनएक्सप्लेन्ड है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है अभी तक। तो ऐसी चीजें भी शोध समस्या बन सकती हैं, जिसको हम अपने शोध कार्य में एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप कोई शोध करने जा रहे हो और एक शोध समस्या का चुनाव करते हैं, तो कैसे आप तय कर सकते हैं कि आपने जो शोध का प्रश्न चुना है, जो शोध की समस्या चुनी है, जिसका आप जवाब अपने शोध के माध्यम से ढूंढना चाह रहे हैं, वो एक अच्छी शोध समस्या मानी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा शोध किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे पहला, द प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड क्लियरली एंड कंसाइजली।
आपने जो शोध प्रश्न या जो शोध समस्या चुनी है उसको स्पष्ट रूप से साफ शब्दों में सटीक तौर पर बता पाना, व्यक्त कर पाना संभव हो, तब हम कहेंगे ये अच्छी शोध समस्या है। दूसरा, द प्रॉब्लम जनरेट्स रिसर्च क्वेश्चंस। ये शोध समस्या ऐसी होनी चाहिए जिससे शोध में के द्वारा हल किए जाने वाले कुछ प्रश्नों का जन्म हो, दिमाग में कुछ कौतूहल आए, कुछ प्रश्न आए जिनका जवाब ढूंढने की जरूरत हो। तीसरा, इट शुड एड्रेस अ गैप इन नॉलेज। आपकी जो शोध समस्या है वो किसी ऐसे विषय पर होनी चाहिए जिससे कि जानकारी में जो अभाव है उस मुद्दे पर वो दूर किया जा सके, उसका जवाब ढूंढा जा सके। चौथा, इट हैज अ बेस इन द रिसर्च लिटरेचर। आपकी जो भी शोध समस्या है वो ऐसी ही नहीं कि कहीं से भी आ गई दिमाग में और उसको शोध समस्या बना लिया। शोध समस्या का आधार पहले के जो शोध हो चुके हैं, जो रिसर्च हो चुका है, जो जानकारी उस क्षेत्र में पहले से उपलब्ध है, उसके आधार पर ही बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने देखा ही नहीं, आपने खोजने की कोशिश ही नहीं की कि आपके दिमाग में कोई एक प्रश्न आया तो क्या पहले उसको किसी और शोधकर्ता ने खोजने की कोशिश की है, अगर कुछ ढूंढा है न सही सीधे सीधे लेकिन उससे संबंधित कोई चीजें ढूंढनी है तो उस जानकारी को भी आप अपने संज्ञान में लेंगे और चीजें खोजेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और उसके आधार पे सोच समझ के फिर आप अपनी शोध समस्या का चुनाव करते हैं या शोध समस्या बनाते हैं। तो शोध समस्या का आधार पहले का रिसर्च लिटरेचर होना चाहिए। अगली कैरेक्टरिस्टिक, आपका जो प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम है, वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। इट शुड बी सिग्निफिकेंट इनफ टू कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ रिसर्च। अगर आपकी जो शोध समस्या है, जो शोध आप करने जा रहे हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कुछ एक सार्थक योगदान कर सके आपके फील्ड में, जो पहले से उसमें जानकारियां मौजूद है उसमें कुछ और नया जोड़ सके, तो ऐसा रिसर्च किसी काम का नहीं है। जैसे आप अक्सर देखते हैं और ये काफ़ी प्रचलित चीज़ें हैं कि जब बच्चे पीएचडी करने चलते हैं तो अक्सर वो क्या करते हैं, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह का प्रचलन देखने में मिलता है कि वो पहले के ही किसी रिसर्च को, किसी थीसिस को सीधे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करके अपनी थीसिस बना ली और डिग्री पा ली। तो डिग्री तो आप इससे पा जा रहे हैं और अब काफ़ी रोक टोक और नियम हैं इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, तब भी ये काफ़ी इस तरह की जो प्रथाएं हैं वो चली जा रही हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि उस शोध से आपने क्या नया जोड़ा। वो शोध तो पहले से हो चुका था, उसने जो जानकारी जोड़नी थी जोड़ दी थी आपके फील्ड में, आपने उसी को बस कॉपी कर लिया, दोहराव कर लिया उसका, यानी आपने अपनी तरफ से, अपनी मेहनत से किसी फील्ड में कुछ नया नहीं ऐड किया, कुछ नया नहीं जोड़ा। इसलिए ऐसा रिसर्च जो है वो किसी काम का नहीं है, वो एक फालतू रिसर्च फिर हो गया, आपने कुछ नई कंट्रीब्यूशन अपने फील्ड में नहीं की, तो ये एक अच्छी शोध समस्या नहीं मानी जा सकती। इसी तरह अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि इट शुड लीड टू फर्दर रिसर्च। आपके शोध से नए शोध प्रश्नों का जन्म होना चाहिए। जैसे आपने अपना शोध प्रश्न कैसे पाया, आपके क्षेत्र में जितने शोध पहले हुए थे किसी निश्चित विषय पे, आपने उसको खोजा, उसके बारे में गहराई से पढ़ाई की, चीजों को समझा और फिर आपके दिमाग में प्रश्न आया कि सबने ये सारी चीजें तो देखी हैं, लेकिन ये एक पहलू है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया या इस पर ठीक से अभी तक कोई शोध नहीं हुआ है, इसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है और हम इस पर शोध करेंगे। तो आपने ऐसे तय करके फिर अपना एक रिसर्च प्रॉब्लम बनाया, एक शोध समस्या बनाई। अब इसी तरह जब आप अपना शोध कर लेंगे, आप खुद या कोई और जब आपका शोध पढ़े तो उसमें से उसे नए प्रश्न दिखने चाहिए कि अच्छा, इस शोध में ये चीजें देखी गई, पर अभी इसमें हम और नया कुछ कर सकते हैं, ये भी जान सकते हैं, कुछ ये पहलू और गहराई से देख सकते हैं, और फिर उन्हें आपके शोध से नए प्रश्न दिमाग में आने चाहिए जो आगे के शोध को जन्म देंगे। तो एक अच्छा शोध वही होता है जो आगे अगले कई शोध करने के लिए कुछ नए प्रश्नों के लिए एक जगह दे, एक प्लेटफॉर्म दे। अगला, द प्रॉब्लम शुड रेंडर इटसेल्फ टू इन्वेस्टिगेशन थ्रू कलेक्शन ऑफ डाटा। आप जो भी शोध प्रश्न ले रहे हैं वो एक अच्छा शोध प्रश्न तब माना जाएगा, एक अच्छी शोध समस्या तब मानी जाएगी जब उसका जवाब ढूंढने के लिए आप कुछ खोजबीन कर सके, कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सके, कुछ जानकारी संकलित कर सके, जानकारी एकत्र कर सके। अगर ऐसा नहीं करने की संभावना है तो फिर वो अच्छा शोध प्रश्न नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपने प्रश्न चुना
उसका जवाब ढूंढ पाना संभव हो। जैसे मान लीजिए आपने अपने पीएचडी के लिए सोच लिया कि जुपिटर ग्रह पर जीवन है कि नहीं, वहां पानी है कि नहीं, ये हम देखेंगे। अब आप सोचिए, क्या ये आपके लिए अपने स्तर पर संभव है? क्या फाइनेंशियली कर पाना ये संभव होगा? जितना व्यय होगा इसमें, क्या वो संभव है? क्या आप उतना समय दे पाएंगे? क्या आपको इस फील्ड की उतनी नॉलेज है, इतना एक्सपर्टीज है, आपको ज्ञान है इन चीजों का? क्या ये संभव है, प्रैक्टिकली ये कर पाना संभव है आपकी पीएचडी के लिए, कि आप देख पाए कि मंगल ग्रह पर या जुपिटर पर, बृहस्पति ग्रह पर, किसी और ग्रह पर जीवन है या नहीं, पानी का अस्तित्व है या नहीं? तो ये अच्छी शोध समस्या होते हुए भी प्रैक्टिकल नहीं है, आप ये कर नहीं सकते। चाहे कारण जो भी हो, समय का अभाव हो, आपको जानकारी उस फील्ड के बारे में नहीं है, ये हो, जो तकनीकें, जो समय उसमें देना पड़ेगा वो चीजें नहीं है, उसका अभाव है, जो भी कारण हो। तो अगर कोई प्रश्न आपने बनाया कि मुझे इस पर शोध करना है, लेकिन उस पर शोध किया जाना संभव न हो किन्हीं कारणों से, तो ऐसा शोध भी किसी काम का नहीं होगा। ऐसी शोध समस्या अच्छी शोध समस्या नहीं मानी जा सकती। इसी तरह अगला अगर हम देखें कि इट शुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर एंड सूट हिज और हर स्किल्स, टाइम एंड रिसोर्सेज। जो अभी हमने देखा उसी से जुड़ा हुआ ही ये पॉइंट है कि आपकी जो शोध समस्या है वो एक अच्छी शोध समस्या तब होगी जब वो आपकी रुचि की हो। आप एक शोधकर्ता हैं, आपकी रुचि का वो प्रश्न हो, आपकी रुचि की समस्या हो, आपको इंटरेस्ट हो उस फील्ड में, आपको उस तरह का कौशल हो, उस तरह का ज्ञान हो उस विषय के बारे में कि आप अच्छा शोध कर सके, आपके पास पर्याप्त समय हो उस शोध को देने के लिए, आपके पास संसाधन उपलब्ध हो, जो चीजें लगेंगी वो आपको उपलब्ध हो, तभी आप वो शोध कर पाएंगे। अन्यथा कितना भी अच्छा आप शोध प्रश्न बना लें, कोई अच्छी शोध समस्या ले लें, जब आप वो शोध कर ही नहीं पाएंगे, आपको रुचि ही नहीं है, बीच रास्ते में जाके आपका मन हट गया, मन विचलित हो गया शोध करने से, आप मन से काम नहीं कर रहे हैं, आप उतना समय नहीं दे रहे हैं, उतनी मेहनत नहीं लगा रहे हैं, संसाधनों का अभाव है, आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, या आपको एक्सपर्टीज नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है उस फील्ड के बारे में ठीक प्रकार से, तो आप अच्छा शोध नहीं कर पाएंगे। और इसलिए वो शोध समस्या जो आपने चुनी एक अच्छी शोध समस्या नहीं मानी जा सकती। अगला, द अप्रोच टुवर्ड सॉल्विंग द प्रॉब्लम शुड बी एथिकल। जो शोध समस्या आप ले रहे हैं उसका हल ढूंढने के लिए, उसका जवाब या निष्कर्ष पाने के लिए आप जो तरीके इस्तेमाल करेंगे, जो संसाधन इस्तेमाल करेंगे, जो भी प्रक्रिया आप फॉलो करेंगे वो नैतिक होनी चाहिए। अनैतिक किस्म से आप जानकारियां हासिल करें, डेटा लें, तो वो चीज ठीक नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम व्यक्तियों से डाटा ले रहे हैं तो उनको धोखा देके उनसे जानकारी हासिल कर लें, अनैतिक तरीके इस्तेमाल करें, ये अच्छी बात नहीं होगी। तो हमें नैतिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, नियम से चलते हुए अगर समस्या सॉल्व करने की सहूलियत है तो ही वो अच्छी समस्या मानी जाएगी, वरना वो अच्छी शोध समस्या नहीं है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है कि एक अच्छी शोध समस्या एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर होनी चाहिए, कुछ सिग्निफिकेंस उसका होना चाहिए। अगर आप जो शोध करने जा रहे हैं, जिस शोध समस्या का हल ढूंढने जा रहे हैं, अगर उससे कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है, जो आप परिणाम पाएंगे उसका कुछ इस्तेमाल नहीं है, कुछ अच्छा यूज नहीं है, तो फिर ऐसी शोध समस्या एक अच्छी शोध समस्या नहीं मानी जा सकती। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी शोध समस्या को स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए और अक्सर ये एक प्रश्नवाचक रूप में लिखी जाती है, जैसे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन IQ एंड क्लास अचीवमेंट। तो बच्चों के IQ और उनकी क्लास की उपलब्धियों में क्या संबंध है, प्रश्नवाचक। इसी तरह से व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड इंटेलिजेंस अमंग स्कूल चिल्ड्रन। तो अक्सर शोध समस्या को हम प्रश्नवाचक रूप में लिखते हैं, और जैसा कि आपको इन दो एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा, एक शोध समस्या में अक्सर दो या उससे अधिक वेरिएबल्स या चरों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। अब आपका शोध किस प्रकार का होने वाला है उस पर निर्भर करता है कि ये संबंध किस प्रकार का होगा। जैसे एक साइंटिफिक रिसर्च प्रॉब्लम जो कि आप एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी या प्रयोगात्मक शोध में एड्रेस करते हैं, उसमें दो वेरिएबल्स या दो चरों के बीच में कारक और प्रभाव का संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की तरह से वो लिखा होता है। जैसे क्या
ज्यादा आईक्यू से अचीवमेंट पर, उपलब्धियों पर प्रभाव पड़ता है। अब इस तरह का प्रश्न जो हुआ, ये कारक और प्रभाव का संबंध ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वहीं आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, व्याख्यात्मक शोध है, तो वहां पर ये कोई कारक या प्रभाव का संबंध नहीं ढूंढता है वेरिएबल्स के बीच में, बल्कि किसी भी वेरिएबल या चर कितने बार अकर हो रहा है, कितने बार अपीयर हो रहा है, उसका बस ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है, बस चीजें रिकॉर्ड करता है कि क्या हो रही हैं, मतलब जो चीजें घट रही हैं उसकी व्याख्या करता है। जैसे अगर प्रश्न ये हो कि कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने छात्र हैं जिनका आईक्यू 110 से ऊपर है। अब यहाँ क्या करना है, सिंपली गिनती कर लेनी है कितने बच्चे हैं जिनका आईक्यू 110 से ऊपर है। तो ये व्याख्यात्मक शोध हुआ। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। एक शोध समस्या आप कहाँ पा सकते हैं, इसका स्रोत क्या होगा। आपको अगर पीएचडी करनी है, किसी प्रकार का शोध करना है, तो आपको सबसे पहले आता है कि टॉपिक क्या लें, शोध प्रश्न कहाँ से मिलेगा, शोध समस्या क्या होगी, किस पर हमें रिसर्च करना है। तो इसका स्रोत क्या है, कहाँ से आप पाएंगे, उसके सोर्सेस को हम जानते हैं। सबसे पहली चीज, careful examination of problems being faced by groups of people like teachers, students, guardians, etc. तो आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं, समाज में देखिए कि कौन से लोग हैं, किन तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, कैसी मुसीबतों से प्रभावित हो रहे हैं, उसका क्या उपाय ढूंढा जाए, किसी समस्या का क्या हल ढूंढा जाए। उसके लिए अगर आप कोई शोध करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, उसका कुछ इस्तेमाल होगा, कुछ अच्छा यूज होगा, आपके शोध से जो जानकारियां आएंगी। तो लोग क्या समस्याएं महसूस कर रहे हैं, उसको कैसे हल किया जा सकता है, उन समस्याओं पर अगर हम नजर डालें, गौर से देखें, तो वहां से हमें कई सारे शोध प्रश्न मिल सकते हैं। अगला स्रोत हो सकता है टेक्स्ट बुक्स और जर्नल्स। तो जो शोध पत्रिकाएं होती हैं या आपकी कोर्स की किताबें होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वहां अगर आप पढ़ेंगे, चीजों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिस विषय पे आपको इंटरेस्ट है शोध करने के लिए, उसके बारे में जो जो जानकारियां अभी तक उपलब्ध हैं और क्या नए नए शोध किए जा रहे हैं, उससे खुद को अप टू डेट रखेंगे और पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें हो गई हैं, क्या चीजों के बारे में हल ढूंढ लिया गया है, जानकारियां प्राप्त कर ली गई हैं, और क्या अभी मुद्दे ऐसे बचे हुए हैं जिसके बारे में जानना बाकी है। तो जो गैप आपको दिखेगा, जो अभाव दिखेगा जानकारी में, जो अभी तक चीजें नहीं करके देखी गई हैं, वो आप अपनी शोध समस्या बना सकते हैं और अपने रिसर्च में उसके बारे में और जानकारी हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह से कंसल्ट कंपीटेंट पर्सन्स इन द एरिया सच एज रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स एटसेट्रा। तो जिस फील्ड में आप रिसर्च करने जा रहे हैं, उस फील्ड में जिन लोगों को महारत हासिल हो, जो एक्सपर्ट हो उस क्षेत्र में, जो लंबे समय से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वैसे लोगों से अगर आप कांटेक्ट करेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे, तो वो लोग आपको कोई शोध समस्याएं बता सकते हैं कि अभी ये कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं या इस तरह की चीजें हैं जिसके बारे में शोध होने चाहिए और अभी नहीं हुए हैं। जैसे कोई और शोधकर्ता जो लंबे समय से शोध कार्य में लगे हुए हों, जो प्रोफेसर्स आपके होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं। तो ये भी एक जरिया हो सकता है शोध समस्या प्राप्त करने का। अगला, सोशल चेंजेस एंड एजुकेशनल इनोवेशंस। सामाजिक परिवर्तन जो हो रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में नई चीजें आ रही हैं और परिवर्तन हो रहे हैं, नए आविष्कार हो रहे हैं, उससे संबंधित कुछ आपके दिमाग में प्रश्न आ सकते हैं कि क्या और नया किया जाए, कैसे समाज को और बेहतर बनाया जाए, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, अकादमिक क्षेत्र में क्या नई चीजें जोड़ी जाए। इससे संबंधित भी प्रश्न आपके दिमाग में आ सकते हैं। न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियोज, मीडिया। तो हमारा जो मीडिया है उससे हमें काफी जानकारियां मिलती हैं। टीवी हो गया, रेडियो है, न्यूज़पेपर्स हैं, इंटरनेट है। इन सब स्रोतों से कई सारी हमें नई जानकारियां मिलती हैं, जो समस्याएं चल रही हैं वो समझ में आती हैं। उनको सॉल्व करने के लिए उससे संबंधित कुछ रिसर्च प्रॉब्लम हम बना सकते हैं। यंग ने 3 मुख्य स्रोत बताए हैं जहां से रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढी जा सकती है। पहला, डॉक्यूमेंट्री सोर्स। डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम कुछ समस्याओं के बारे में जान सकते हैं, जैसे सेंसस जो होता है या कुछ और सांख्यिकी जो आपको गणितीय जानकारी उपलब्ध हो, वो ऑफिशियल हो सकती है, अनऑफिशियल हो सकती है,
जैसे कुछ आंकड़े वगैरह आपको पता चलते हैं, गवर्नमेंट इतने सारे सर्वेक्षण करवाती रहती है, उससे कुछ जानकारियां निकल के सामने आती हैं, कुछ फैक्ट्स सामने आते हैं। कहीं लोग किसी खास तरह की परेशानी से ग्रस्त है, कहीं कोई बीमारी के ज्यादा केसेस आ रहे हैं, कहीं मलेरिया ज्यादा फैल रहा है, कहीं शराबबंदी को लेकर कुछ इश्यूज हैं। तो इस तरह की कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स कई सारे सर्वेक्षणों में आती रहती हैं सामने, और इन चीजों से भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में वो सारी चीजें आएंगी जो कि कागजी चीजों से संबंधित हो, दस्तावेज हो। अब वो किताबें हो सकती हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो सकते हैं, कई और तरह की चीजें हो सकती हैं। दूसरा उन्होंने बताया पर्सनल सोर्सेज, आपके व्यक्तिगत स्रोत कुछ हो सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल्स, उस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं लंबे समय से, जो प्रोफेशनली उसमें जुड़े हुए हैं, उनका व्यवसाय है, उनका पेशा है उस फील्ड से संबंधित, उनसे अगर आप कांटेक्ट करें तो आपको एक अच्छी शोध समस्या का जरिया वो लोग बन सकते हैं। तीसरा लाइब्रेरी सोर्सेज, जैसे टेक्स्ट बुक, जर्नल, मोनोग्राफ, पेपर एनालिसिस। तो न्यूज़पेपर्स वगैरह कई जगह कलेक्शंस रखे जाते हैं, जर्नल्स होते हैं, शोध पत्र, पत्रिकाएं होती हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं। इन सब से भी हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको एक लाइब्रेरी में आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये 3 तरीके जो आपने देखे, ये यंग ने बताए थे कि ये 3 जरिए हो सकते हैं एक शोध समस्या प्राप्त करने के लिए। पर इसके अलावा और कई अन्य जरिए हो सकते हैं, जैसे डिसर्टेशंस, जो एक तरह से कह लीजिए मिनी थीसिस या मिनी रिसर्च वर्क होता है, छोटे में कुछ छोटे टॉपिक पर लेकर कम समय के लिए किया हुआ रिसर्च। तो इस तरह के डिसर्टेशंस जो हैं उससे आपको जानकारियां मिल सकती हैं, किताबों से मिल सकती हैं, रिपोर्ट्स से मिल सकती हैं। अक्सर आप देखते हैं अकादमिक क्षेत्र में सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस हर जगह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि लेटेस्ट जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो सामने आए और एक दूसरे से शेयर करें, बांटें और आगे के विषय में सोचें कि और क्या शोध करने चाहिए। तो इन जगहों से भी हमें पता चलता है कि लेटेस्ट क्या रिसर्च चल रहे हैं देश और दुनिया में और क्या और करने की जरूरत है। तो यहाँ से भी हमें कई सारे शोध प्रश्न मिल सकते हैं। सिचुएशनल नीड्स, समय की क्या मांग है, समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार कई बार हमें चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे अचानक से जब कोविड आया, उसका हल ढूंढना था, उसका सोल्यूशन ढूंढना था, तो कई सारे देशों के रिसर्चर्स वैक्सीन या और तरह की चीजें बनाने में लग गए। तो ये सिचुएशनल नीड्स है, परिस्थिति की क्या मांग है, उसके अनुसार भी कई सामने शोध प्रश्न हमारे आते हैं। सोशल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, समाज में दिन ब दिन उन्नति हो रही है, टेक्नोलॉजी में काफी विकास हो रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, इनसे संबंधी प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकते हैं। पॉलिसीज एंड प्रायोरिटीज, कई तरह के गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल पॉलिसीज होती हैं, कुछ स्कीमें चलती हैं, उन सब से भी हमारे दिमाग में प्रश्न आ सकते हैं। कई बार थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में गैप रह जाता है। थियोरेटिकल यानी सैद्धांतिक तौर पे हम कई सारे नियम, कायदे और चीजें, जानकारियां रखते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल रूप में इस्तेमाल नहीं होती हैं। ये चीजें कैसे पूरी की जाए, कैसे जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए, उससे संबंधित प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकते हैं। कुछ नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, नई टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आती जा रही है, नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नवीन चीजें बनाई जा रही हैं, उनके प्रयोग से संबंधित उसका कुछ अगर एडवांटेज है, लाभ है, कुछ डिसएडवांटेज भी है, उनसे संबंधित प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकते हैं। और हमारे ओन क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस, कई चीजों के बारे में हमारा तार्किक रवैया जो है उसके माध्यम से हमें दिमाग में कुछ प्रश्न आ सकते हैं। हम किसी चीजों को सोच सकते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है, इसके बारे में खोज करके देखनी चाहिए। तो एक क्रिटिकल नजरिए से हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे भी अपनी रिसर्च प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं। फाइनली बात आती है सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। हम शोध समस्या का चुनाव कैसे करें। कई सारे स्रोत हमने देख लिए शोध समस्या के, लेकिन इनसे भी हमें कई सारे प्रश्न दिमाग में आ सकते हैं या मिल सकते हैं। अब उनमें से हम अपनी शोध समस्या का चुनाव कैसे करें, तो इसमें कई सारी कंसिडरेशंस होती हैं, कई चीजें सोचनी पड़ती हैं। एक तो ये भी सोचना होगा कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं वो हमारे लिए और समाज के लिए कैसे लाभकारी होगा। हम जो जानकारी एकत्र करेंगे वो कितना संभव है, किस हद तक संभव है कि हमें सटीक और सही जानकारी और कितनी आसानी या कठिनाई से मिल पाएगी।
हमारे शोध प्रश्न से संबंधित क्या क्या नैतिक मुद्दे हो सकते हैं जिससे हमें अपने शोध में समस्या या कठिनाई आ सकती है। ये भी जानकारी रखना अच्छी बात होगी कि हम ये रिसर्च पूरा कर लेंगे, ये शोध पूरा कर लेंगे, तो उसका जो परिणाम होगा वो हमारे लिए किस तरह यूजफुल होगा, उसका हम क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट है कि नहीं, महत्वपूर्ण है कि नहीं, किया जा पाना संभव है कि नहीं, और कई सारी समस्याएं या दिक्कतें जो आ सकती हैं उनसे बरी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कई सारे प्रॉब्लम्स बीच में खड़े हो जाएंगे और हमें शोध बीच में छोड़ना पड़ जाए या आगे करना संभव ना हो। तो ये सारी चीजें, ये मुद्दे सोचने पड़ते हैं, तय करने पड़ते हैं इसके पहले कि आप अपनी शोध समस्या फाइनल कर सके। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फाइनल करेंगे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या मापदंड आप लेकर चलेंगे। तो अगर हम मापदंड की बात कर रहे हैं तो इनको दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्राइटेरिया में आता है कि जो आप टॉपिक चुनने वाले हैं वो आपकी फील्ड के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या डाटा जो हमें एकत्र करना है, जो जानकारी एकत्र करनी है वो उपलब्ध होगी कि नहीं होगी, डाटा एकत्र करने के लिए क्या विधियां इस्तेमाल करनी है, जिन लोगों से हमें डाटा लेना है क्या वो हमें सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारे मुद्दों पर विचार करना। और पर्सनल क्राइटेरिया में आता है जो शोध करता है उसका अपना इंटरेस्ट, उसकी रुचि है कि नहीं उस विषय में, कितना समय उसे देना होगा, कितने पैसे उस पर व्यय करने पड़ेंगे, कितना खर्च आएगा रिसर्च में, ये सारी चीजें पर्सनल क्राइटेरिया के अंतर्गत आती हैं। तो इन्हीं दोनों क्राइटेरिया को लेते हुए कुछ फैक्टर्स अभी हम देखेंगे। सबसे पहला पर्सनल इंक्लिनेशन। जो शोध करता है, रिसर्चर है, उसकी रुचि, क्या उसकी रुचि है उस विषय में जिस पर उसे रिसर्च करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक रिसर्च प्रॉब्लम चुनने में, क्योंकि रिसर्च छोटा काम नहीं है, ये धैर्य का काम है और इसमें काफी समय लगता है। तो अगर जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा अपने काम में और उसको जल्दी ही अरुचि हो जाएगी अपने शोध से, तो फिर शोध सही प्रकार से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो शोध करता है उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए अपने टॉपिक में और इस आधार पे उसे अपने रिसर्च प्रॉब्लम का चुनाव करना चाहिए। अगला मुद्दा जो इम्पोर्टेंट है, जिसके आधार पे हम तय करते हैं कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम कौन सी होगी, किस टॉपिक पर हम रिसर्च करेंगे, वो है रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। संसाधन हमारे पास कितने उपलब्ध हैं। तो एक शोधकर्ता जब भी किसी विषय का चयन करता है तो उसे इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि उसके पास संसाधन उपलब्ध है कि नहीं उस विषय पर शोध कर पाने के लिए। जैसे जितने पैसे लगेंगे वो उसके पास है कि नहीं, समय जितना देना होगा उस विषय के लिए क्या वो उसके पास है कि नहीं, क्या आने जाने की सुविधा, यातायात की सुविधा, बाकी चीजें, जैसे मान लीजिए अगर आपको जो जानकारी एकत्र करनी है, लोग अलग अलग हिस्सों में हैं, आपको वहां पर ट्रैवल करना है, यात्रा करके वहां पर पहुंचकर उनसे जानकारियां एकत्र करनी है, तो ये क्या ये कर पाना संभव है कि नहीं, क्या इस चीज की सुविधा है कि नहीं। ये सारी चीजें तय करने के बाद ही आप फिर तय कर पाएंगे कि आपको उस टॉपिक पर, उस निश्चित विषय पर शोध करना है या नहीं। इसी तरह अगला मुद्दा आता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस। जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर आप शोध कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में शोध करने से फायदा होगा या नहीं, जो जानकारी मिलेगी उसका कुछ अच्छा प्रयोग है या नहीं है। अगर है तब वो अच्छा विषय है और आपको वो चुनना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो विषय बहुत सही नहीं है रिसर्च के लिए। इसी तरह रिसर्चर नॉलेज का भी बड़ा उपयोग है, इसमें बहुत रोल है। आप जिस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं और करने जा रहे हैं और आपको शोध समस्या चुननी है, अगर उस क्षेत्र में आपको अच्छी जानकारी नहीं है तो फिर आप उतनी अच्छी तरह से वो शोध नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उस क्षेत्र से संबंधित काफी जानकारियां हैं, कुछ अनुभव है पहले से, तो आपको वो रिसर्च करने में काफी मदद मिलेगी हर स्टेज पर, और तब आप उस टॉपिक का चुनाव कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम कोई शोध समस्या का चुनाव कर रहे हैं वो है प्रैक्टिकलिटी या व्यवहारिकता। जो प्रश्न है वो कितना व्यवहारिक है, जो शोध समस्या हम अपने शोध में सॉल्व करने जा रहे हैं, उसका हल ढूंढने जा रहे हैं, वो कितनी व्यवहारिक है। अगर उसका कुछ उपयोग है तो
एक शोधकर्ता मोटिवेटेड फील करता है उसका जवाब ढूंढने के लिए। अगर नहीं तो उतना अच्छा शोध नहीं होगा। इसी तरह टाइमलाइन क्या है प्रॉब्लम की? कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ शोध समस्या है जिनका सोल्यूशन ज्यादा समय नहीं लेता, और कुछ है जिसमें बहुत समय देना पड़ता है। जो ऐसे कार्य होंगे जिसमें बहुत लंबा समय लगना है, उसमें समय के साथ मोटिवेशन में भी कमी आ सकती है, और हो सकता है कि व्यक्ति बीच में ही अरुचि की वजह से उस विषय को छोड़ दे और काम पूरा नहीं हो पाए। तो टाइमलाइन क्या है, कितना समय देना होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू बन जाता है। डाटा अवेलेबिलिटी, जो जानकारी कलेक्ट करनी है उस टॉपिक से संबंधित, वो कितनी आसानी से हासिल हो सकती है। अगर वो प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा तो वो टॉपिक बहुत ही अच्छा नहीं होगा और शायद उसका चुनाव एक शोधकर्ता नहीं करना चाहेगा। अर्जेंसी, कोई टॉपिक कितना अर्जेंट है, कितना जरूरी है उसका हल जल्दी से जल्दी ढूंढा जाना। जो टॉपिक ज्यादा अर्जेंट होगा अक्सर वो शोध समस्या चुनी जाती है। जैसे जब कोविड का टाइम आया तो सब चीजें पीछे चली गई, बैक स्टेज पर चली गई, और महत्वपूर्ण हो गया कि कोविड से कैसे निपटना है। उससे संबंधित हर क्षेत्र में अपने अपने तरह के शोध होने लगे, अनुसंधान होने लगे। तो जो टॉपिक जितना अर्जेंट होगा उतना ज्यादा उसको प्राथमिकता दी जाती है, और संभव है कि वैसे टॉपिक जो ज्यादा अर्जेंट हैं वही शोध समस्या के रूप में चुन लिए जाएं। फिर बात आती है फीजिबिलिटी की। सब कुछ आपने देख लिया, सब समझ लिया कि क्या करना ठीक है, नहीं है, क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि सब चीजों के बावजूद वो कार्य करना फिजिबल ना हो, संभव ना हो। अगर वो कर पाना संभव नहीं है, चाहे इसलिए कि शोधकर्ता को उस क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है, चाहे इसलिए कि वो उतना समय नहीं दे सकता, उतने संसाधन नहीं है, उतने पैसे खर्च नहीं कर सकता, या कोई भी और टॉपिक कि उसका डाटा उपलब्ध होना मुश्किल हो जाएगा, या कोई भी और कारण जिसकी वजह से वो शोध कार्य संभव न हो या फीजिबल न हो, तो फिर ऐसा शोध का टॉपिक शायद न चुना जाए। अक्सर शोधकर्ता वैसे ही टॉपिक चुनते हैं जिस फील्ड में उनकी क्वालिफिकेशन होती है, जिस टॉपिक पे उन्हें इंटरेस्ट होता है, जिसके बारे में उन्हें कुछ प्रशिक्षण प्राप्त होता है या कोई अनुभव भी होता है। वैसे शोध ज्यादा बेहतर तरीके से किए जा पाते हैं। एक और पॉइंट जो ध्यान देना चाहिए जब आप एक शोध समस्या चुनते हैं वो है एरिया कल्चर। उस एरिया जहां पर आपको रिसर्च करना है वहां की संस्कृति क्या है, वहां का कल्चर कैसा है, ये भी कुछ हद तक प्रभावित करता है आपकी शोध समस्या को। क्योंकि अगर आपको वो रिसर्च उस निश्चित एरिया में करना है और वहां के लोगों से आपको सहयोग चाहिए या उनसे जानकारियां एकत्र करनी है, तो वहां की संस्कृति कैसी है, लोग कैसे हैं, कितने सहयोग आपको मिल सकते हैं वहां के लोगों से, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इनको भी आपको कंसिडर करना पड़ता है एक टॉपिक चुनने से पहले। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही ब्रीफ में जाना कि एक शोध समस्या क्या होती है, उसकी खास विशेषताएं कैसी हैं, कब कहेंगे कि एक अच्छी शोध समस्या आपने चुनी है या बनाई है, और इसके स्रोत क्या है, कहाँ से आपको एक शोध समस्या चुनने में मदद मिल सकती है, और शोध करने के दौरान जब आपको शोध समस्या का चुनाव करना होता है तो किन बातों का ध्यान रखने से आप अच्छी शोध समस्या चुन पाएंगे। धन्यवाद।